नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में क्लास बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट जो है अपने नंबर है 27वां नंबर पार्ट कितना है 27वां पार्ट है। जैसा कि आपको ध्यान है कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर में कल जो 26वां चैप्टर था 26वां लेसन था लेक्चर 26वां लेक्चर जो था उसके अंदर अपने बात कर रहे थे कि जो अपनी ग्रंथि थी लैंगरहैंस आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस या यूं कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्यों कहा गया है। इसके हमने जो नाम है वो अग्नाशय को लिया था, क्योंकि मैंने कल बताया था अग्नाशय का मतलब हो जाता है यहाँ पर ऐसे करते हैं जो मिक्स ग्लैंड होती है या मिक्स ग्लैंड के रूप में अग्नाशय नाम आ जाता है यहाँ पर। परंतु हमें केवल इसका एंडोक्राइन भाग पढ़ना है। एंडोक्राइन भाग अगर पढ़ना है इसलिए हमें कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये लगभग 2 से 3% भाग का निर्माण करती है। इससे अग्नाशय ग्रंथि का भाग होती है। खोज लैंगरहैंस की ग्रंथि उसके नाम पे इसको क्या बोला जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। कल आपको बताया था कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा। मुख्य 2 होती हैं, वैसे 4 प्रकार की होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, जिसको डी सेल भी कर सकते हैं। और चौथी थी एफ सेल। अल्फा के द्वारा जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, डी सेल या जो गामा कोशिका है उसके द्वारा सोमेटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है, और चौथा जो हार्मोन था एफ सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाला पेप्टाइड पैंक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन था। चारों हार्मोन का अपने काम है, जिनके अंदर मैंने बताया था कि ग्लूकोज का लेवल जो है उसको कंट्रोल करने का मुख्य काम करती है कौन, हमारी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो यूँ कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उसका मुख्य काम क्या है, शरीर में ग्लूकोज का लेवल सामान्य बनाए रखना। इसके लिए 2 मुख्य हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन काम करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है उसके विपरीत कार्य करते हुए आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। जिससे क्या है कि दोनों कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल जो है बना रहता है। अब यदि लेट आए तो लैंगरहैंस जो है भाग जो है वो सही करे नहीं करे अपना, तो उसे डायबिटीज मेलाइटिस जिसको सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, शुगर हो जाता है जिसमें ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये बात मैंने बताई थी आपको। और दूसरा कि इसकी जो लैंगरहैंस स्ट्रक्चर है फंक्शन के बारे में बताया था। अब देखिएगा आज अपना जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना इंसुलिन हार्मोन। हार्मोन्स ऑफ लैंगरहैंस को पढ़ने अपनी हार्मोन्स ऑफ आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस पढ़ने आज अपने को। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन कौन सा है अपना, इंसुलिन हार्मोन है। पहला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। इसकी यदि हम बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो पहली बात ये बीटा सेल से स्रावित होता है, बीटा सेल से क्या होता है, स्रावित होता है। पहली बात उसके यही है। दूसरी बात इसकी यदि हम बात करें तो जो सेंगर एक वैज्ञानिक था उसने ये बताया था कि ये पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। सेंगर ने बताया कि ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें अमीनो एसिड की
कार्य को बताया, उसके उसका डिस्कशन भी किया। वेस्ट व वेटिंग में इंसुलिन का डिस्कशन किया वह इसके कार्यों को भी बताया, वो भी बताया किसने? वेस्ट और वेटिंग ने। सेंगर ने इसकी संरचनाएं बारे में बताया, कन्वर्टेड हार्मोन इसमें दो संरचनाएं पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम कुछ बात करें कि जो ये जो अपने इसका अणुभार जो है वो लगभग 9000 के करीब होता है। कितना होता है? लगभग 9000 के करीब होता है। अणुभार की यदि बात करें, इंसुलिन का अणुभार कितना होता है? लगभग 9000 करीब होता है। और अपने और जो शुगर है इसके अंदर जो है इंसुलिन में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं पाई जाती, केवल एक ही अमीनो एसिड का अंतर डिफरेंस पाए जाते हैं, एक अमीनो एसिड में चेंज पाए जाते हैं। और सेम जो अपना शुगर है उसका इंसुलिन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है? सेम होता है। अब यदि हम बात करें कि जो इंसुलिन है वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी जो तकनीक है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, डीएनए तकनीक है उनके द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जा रहा है, कृत्रिम इंसुलिन का, जिससे क्या जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको इंजेक्शन के रूप में ये अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन की जो असमर्थता है उसको दूर किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन क्या काम करता है, यानी इसकी इफेक्ट क्या है बॉडी के अंदर, तो अपने देखें इसके जो कार्य हैं, कार्य की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हार्मोन है ये ग्लूकोज के, ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के लिए जो कोशिका के पारगम्यता उसमें परिवर्तन कर देता है। ग्लूकोज के लिए कोशिका की पारगम्यता क्या करता है? परिवर्तन करता है। मुख्य कार्य तो इसका यही है। अब पारगम्यता में परिवर्तन करता है तो जिससे क्या होता है कि जो इसके कई इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, लाइपोसुरिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, कीटोसिस, ऐसे कई घटनाएं घटती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य जो इसका प्रभाव है ग्लूकोज को लेकर है और जिससे ये कोशिका में पारगम्यता में परिवर्तन करता है। तो इसके लिए हम ये बात जो करने जा रहे हैं इसके फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन बॉडी। तो इफेक्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि ये जो हार्मोन्स है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करता है, जिससे जो है ग्लूकोज के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता क्या करता है? बढ़ा देता है। पहला कार्य जो है ये ग्लूकोज के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को परिवर्तित कर देता है, अर्थात ग्लूकोज के लिए उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है। ग्लूकोज के लिए कोशिका की पारगम्यता को बढ़ा देता है। पहला कार्य उसका यही है कि जो है पारगम्यता है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसके अलावा यदि हम बात करें हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता पर परिवर्तित करने का कार्य भी करता है। और का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर करता है। अगर जिन कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी है तो उन कोशिकाओं में क्या करता है? जहाँ ग्लूकोज की मात्रा अधिक है वहां से ग्लूकोज को निम्न उन कोशिकाओं के ग्लूकोज को परिवर्तित करेगा जहाँ पर ग्लूकोज की क्या है? कमी है। तो इसलिए हम क्या ग्लूकोज का प्रयोग क्या करते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता
उसके अलावा ये जो हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेरित करता है, इसका ये भी काम है, ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके अलावा ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस है, उनका क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में मतलब ये होता है कि ये जो हार्मोन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने से मतलब रोकता है। और दूसरा जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसमें क्या करता है, जो प्रोटीन है और जो एमिनो अम्ल है, प्रोटीन और एमिनो अम्ल से जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उस क्रिया को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है ये हार्मोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस व ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, असंबंध करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस संगमन करता है, क्योंकि क्या कर रहा है, आपको पता ही, हमने बार बार बताया कि ग्लूकोज का जो लेवल उसको कम करता है। अब यदि ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा तो जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, एमिनो अम्ल प्रोटीन वो भी किसमें चेंज होंगे, ग्लूकोज में चेंज होंगे। तो दोनों ही घटनाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाई जाती है, हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर रहा है। तो उसने क्या किया है, कुछ सांद्रता से निम्न सांद्रता के ऊपर इसका मतलब हाँ ग्लूकोज ज़्यादा है वहाँ से निम्न जांच तो कमी है वहाँ मिलेगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल संतुलित कर रहा है। तो उस दौरान ये दोनों घटनाएं ग्लाइकोजन का टूटना और प्रोटीन एमिनो अम्ल का जो है ग्लूकोज में बदलना भी क्या है, कम करता है, संतुलन करता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो है शुगर का लेवल हो जाता है, जो शुगर का लेवल उसको क्या करता है, कम करता है। इस प्रकार ये शुगर लेवल को कम करता है, ये भी इसका क्या है, कार्य है। तो क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम रहना चाहिए, ताकि ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा तो जिससे उनका निर्माण है वो सारी घटनाएं चलती रहती है। उसके अलावा यदि बात करें कि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं उसको प्रेरित करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जेनेसिस को प्रेरित करता है। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये, तो अगला कार्य क्या है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य। ग्लाइकोजेनेसिस, ये 3 टर्म्स हैं जिनको स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है और ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। अब ये दोनों मैंने आपको बता दी। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या करता है कि ये हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो है चेंज होने का प्रेरण करता है, यानी कि ग्लूकोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस में चेंज हो जाए, ग्लाइकोजन में चेंज हो, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, ब्लड में कम हो जाए। तो इस घटना को ये प्रेरित करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 मुख्य घटनाएं हो गई हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो ये संदमित करता है और ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने से रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या, प्रोटीन और एमिनो अम्ल को या वसाओं को जो है ग्लूकोज में चेंज होने से रोकता है। परंतु इस क्रिया को प्रेरित करता है कौन सी, ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज होता है, ग्लाइकोजन में चेंज होता है। इस क्रिया को प्रेरित करता है। तीनों ही घटनाओं से क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कंट्रोल रहता है। उसके अलावा जो है कि इंसुलिन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज के अवशोषण को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ये हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है, अब देखिएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। मैं पहले तो ये बताता हूँ, जो नेफ्रॉन है, आपने पढ़ी हुई ये बात, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो ब्लड का छना हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर देखिएगा कि ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल है उससे ग्लूकोज भी छन के यहाँ आएगा। तो ये हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर जो मीपस कुंडलित नलिका के अंदर जो क्या कहते हैं कि
विलाई पाई जाती है, उन विलाई से होकर के ग्लूकोज के पुनः अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। अब देखिएगा कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो इसके मुख्य मुख्य कार्य मैंने आपको भी ये बताए हैं। तो जो अपने मुख्य कार्य इंसुलिन का क्या है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या करना, संतुलित करना या बनाए रखना क्या कहलाता है, किसके काम है, इंसुलिन के काम है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यदि हम बात करें कि इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए या हाइपर सिक्रेशन हो जाए, अगर वो दोनों कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि अगर यदि इंसुलिन का जो है अल्प स्राव हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, और यदि स्राव ज़्यादा होने लग जाए तो क्या कंडीशन होती है, अब उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको पता होना चाहिए जो मुख्य इफेक्ट है। हम पहले बात करेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। यदि इंसुलिन का स्राव कम हो तो क्या होगा, तो मैंने बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस यदि होगी तो उससे क्या होगा कि शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कीटोसिस, ये सारी घटनाएं होने लगती है। और इन सारी घटनाओं का जो नाम है वो डायबिटीज़ क्या है, मेलाइटिस है। या ये कह सकते हैं कि जो अभी मैंने नाम बोले हैं वो सारे के सारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब क्या होगा कि ये कंडीशन जो है उससे फिर व्यक्ति को बार बार क्या इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे इंसुलिन का लेवल क्या इसके बराबर है इसके। दूसरा, यदि इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो ग्लूकोज में फिर क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल यदि कम हो जाएगा बॉडी में तो जिससे क्या होता है कि जो शरीर की कोशिकाएं वो थकी हुई रहती है, और थके होने से कारण क्या होता है कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, थकान आ जाती है, उसके द्वारा हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है, रेटिना है, जनन कोशिका, इनको क्या है कि ऊर्जा की जो है आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। इसके कारण क्या होता है, दृष्टि ज्ञान है, जनन क्षमता है और मस्तिष्क की जो क्रिया प्रणाली उनमें कमी आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की कोशिकाएं इतनी ज़्यादा थक जाती है जिससे इंसुलिन शोक या मस्तिष्क में इंसुलिन शोक यानी मस्तिष्क का आघात हो जाता है, जिससे क्या है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है, हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। पहले हम किसकी बात करेंगे, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात जो कंडीशन उत्पन्न होती है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस जो रोग है वो हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। इससे क्या होगा कि पहली बात तो ग्लूकोज का लेवल, आपको पता है इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और मात्रा जो है वो लगभग 160 से 180 मिलीग्राम 100 ml से अधिक हो जाती है। तो पहली कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, जिससे निम्न लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो कि 160 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त अधिक हो जाता है, से अधिक हो जाता है। तो देखिएगा डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब क्या है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। अब ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और उसके अलावा हमने डायबिटीज एक इंसिपिडस भी पढ़ के हैं पीछे, तो वो अलग है। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, शुगर जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। और किसकी कमी से हो रहा है, इंसुलिन की कमी से, जिससे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। पहला मुख्य लक्षण कौन सा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब रक्त में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कितना हो जाता है, 160 से 180 मिलीग्राम 100 ml से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। दूसरी कंडीशन कौन सी उत्पन्न होती है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा कि जो है
ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल, ग्लाइकोसूरिया। दूसरी कंडीशन कौन सी है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि लगभग 300 से 500 मिलीग्राम 100 ml रक्त हो जाता है, जिससे मूत्र से होकर रक्त बाहर निकलने लगता है। ग्लूकोज का लेवल 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त हो जाता है, जिससे ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलता है, मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। अब देखिएगा कि लेवल अगर बढ़ रहा है और वो इसके करीब रहता है, 160 से 180 मिलीग्राम, तो कंडीशन कौन सी? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब अधिक, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, लेवल ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ते ही क्या होगा, ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आएगा। और आपको मैं बताता हूँ, मूत्र के साथ जब बाहर आता है तो हम कहते हैं कि जो ये फॉर्मिकम वाली जो चींटियाँ होती, छोटी रेडिश कलर वाली चींटियाँ, वो उस मूत्र के ऊपर लगने लग जाती है, जिससे हमें ये मतलब पता लगता है कि मूत्र के साथ जो है ग्लूकोज बाहर आ रहा है। तो कई बार हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि मूत्र के साथ चींटियाँ लगी हैं, इसका मतलब ग्लूकोज क्या निकल रहा है, उसका बाहर निकल रहा है। फिर क्या होगा, तीसरी कंडीशन होती है कि पॉलीयूरिया। अब क्या होगा, रोग मूत्र में क्या होगा, जल की मात्रा बढ़ जाएगी और मूत्र को बार बार त्याग करना पड़ता है। पॉलीयूरिया में क्या होगा, मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बार बार मूत्र का त्याग करना पड़ता है, तो अगली कंडीशन ये होगी। अब मूत्र का त्याग बार बार करेंगे तो प्यास ज़्यादा लगेगी, और प्यास ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, निर्जलीकरण भी होता है। तो अगली कंडीशन कौन सी है, पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होगा कि मूत्र का त्याग अधिक होगा तो जल अधिक निकलेगा बाहर, अधिक होने से डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे रोगी को प्यास अधिक लगती है, वह बार बार जल को ग्रहण करता है। ये कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीडिप्सिया। अब देखिएगा ये सारी कंडीशन किसके, डायबिटीज़ मेलाइटिस की है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है कि एक रोग नहीं, इसमें बॉडी कई तरह के सिम्टम शो करती है, जिसमें पहला सिम्टम कौन सा, हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाता है, 160 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml के आसपास रहता है या इससे थोड़ा अधिक होता है। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया के अंदर क्या होता है कि जो रक्त का जो ग्लूकोज लेवल है वो 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल रक्त में बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लूकोज जो है वो मूत्र के साथ है, यानी उसका पुनः अवशोषण कम हो जाएगा। और पुनः अवशोषण कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक बात कही थी कि इंसुलिन जो है वो जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर से ग्लूकोज के पुनः अवशोषण को भी बढ़ाता है। अब यदि इंसुलिन कम बन रहा है तो कम बनने से क्या होगा, पुनः अवशोषण नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है मूत्र के साथ क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और मैंने बताया कि इससे फिर क्या है, उस रोगी व्यक्ति के मूत्र में चींटियाँ लगने लगती है, जिससे हमें थोड़ा आभास हो जाता है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर आ रहा है। फिर पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया में क्या होगा, मूत्र का आयतन बढ़ेगा, तो जिससे व्यक्ति को मूत्र का बार बार क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग मूत्र का करेगा तो जल की क्षति ज़्यादा होगी। अब जल की क्षति ज़्यादा होगी तो अगली कंडीशन कौन सी आ जाएगी, पॉलीडिप्सिया। अब मूत्र का आयतन बढ़ गया, मूत्र का त्याग बार बार करना पड़ेगा, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है। और जल की कमी यदि होगी तो जिससे बॉडी निर्जलीकरण हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जिससे व्यक्ति को क्या बार बार प्यास लगेगी और वो बार बार जल का ग्रहण करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और इससे बचने के लिए फिर यही है कि जो DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए गए इंजेक्शन है उनको हम शरीर में लें, तो जिससे इन कंडीशन से या डायबिटीज़ मेलाइटिस से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का अपना ये पार्ट 27वां यही खत्म होता है। 28वें पार्ट में हम हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन देखेंगे, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।